बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th क्लास का जो चैप्टर लेकर आए हैं वो कृषि की विशेषताएं, समस्या एवं नीतियां हैं। और बच्चों मैंने इस बार आपको कोशिश की है कि शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ये चैप्टर पढ़ाया जाए, कवर कराया जाए। मुझे उम्मीद है कि इस जो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट मल्टीपल चॉइस के बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में ज़रूर आ जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं बच्चों। कृषि सुधार के कारण जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है बढ़ता है, एक ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति करता है, रोजगार बढ़ाता है, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, यानी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं बता दूं सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जीडीपी। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होगा तो ऐसे में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। बच्चों मजदूर वस्तुएं क्या है? गेहूं, चावल, दाल, अनाज, ये बच्चों मजदूर वस्तुएं कहलाती हैं। कृषि क्या करती है? मजदूर वस्तुओं की पूर्ति करती है। इसके अलावा रोजगार, हमें पता है कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि संबंधित कार्यों में लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चों उद्योगों को कच्चा माल देती है। आप देखते हैं ब्रेड की फैक्ट्री के लिए गेहूं देती है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास देती है, पटसन उद्योग के लिए पटसन देती है ना, तो कच्चा माल देती है उद्योग क्षेत्र को। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान करती है। आपको पता है कि हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशों में सप्लाई की जाती हैं, जैसे चीनी होगी, है ना। उसके अलावा मसाले हैं, ये भी कृषि क्षेत्र में ही उत्पादित होते हैं। फिर घरेलू व्यापार में भी योगदान देती है। आपको पता है कि घरेलू व्यापार में योगदान क्या है? गेहूं चावल पैदा तो किसान करता, बेचता व्यापारी है। इसके अलावा टमाटर सब्जी, है ना, रेडी पटरी वाले लोग बेचते हैं। और गांव देहात में इसे कौन उत्पादित करता है? किसान उत्पादित करता है। यातायात उद्योगों का समर्थन, बच्चों हमें पता है कि कृषि उत्पादों से यातायात उद्योग को भी समर्थन प्राप्त होता है। वो कैसे समझेंगे हम? बच्चों जैसे आप देखेंगे किसान ने किसी गांव में गेहूं बोए हैं, तो अब वो गेहूं जब तैयार होकर बाजार में बिकने लगेंगे तो उसे किसके ज़रिए? यातायात के साधनों के जरिए ही मार्केट में पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सब्जी हैं, गेहूं हैं, दाल हैं, चावल हैं, कपास है, ये सारी की सारी गाड़ियों के ज़रिए ही फैक्ट्रियों तक या मार्केट तक पहुंचाई जाती है, जिससे यातायात के जो उद्योग है उसे समर्थन प्राप्त होता है। बच्चों कृषि राष्ट्रीय धन के तौर पर भी प्रयोग होती है। हमें पता है कि जो जो देश विकासशील देश हैं उन सभी विकासशील देशों के साथ यही समस्या है कि उनके ज़्यादातर कार्य प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग आज भी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? बच्चों मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया भी था, जिस देश की ज़्यादातर आबादी प्राथमिक क्षेत्रों में लगी रहती है वो देश विकासशील देश होता है। और जैसा कि अब सवाल है, भारत के कितने प्रतिशत भाग आज भी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? ए 50% से अधिक, बी 40 से 50% के मध्य, सी 30 से 40% के मध्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए 50% से अधिक। हमें पता है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। निम्न में से कौन सी कृषि भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? उच्च उत्पादकता, छिपी हुई बेरोजगारी, वर्षा पर निर्भरता, निर्वाह खेती। सही आंसर है बच्चों ए उच्च उत्पादकता। बच्चों मैं आपसे बता दूं भारतीय कृषि की विशेषताओं में उच्च उत्पादकता नहीं है। उच्च उत्पादकता का मतलब है किसी खेत से, ज़मीन की पैदावार से, यानी कि किस इलाके में, किस क्षेत्र में या किस ज़मीन पर कितनी पैदावार हो रही है। जैसे हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में 1 हेक्टेयर में जितनी पैदावार होती है जापान में उतनी ही ज़मीन में उससे 4 गुना पैदावार होती है। इसी तरीके से अमेरिका में 6 गुनी के आसपास होती है। इसराइल में भी लगभग 6 गुने के आसपास मतलब उत्पादन होता है। इसके अलावा छिपी हुई बेरोजगारी, बच्चों भारतीय कृषि की ये भी एक विशेषता ही मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी रहती है। किसी परिवार में 10 आदमी हैं,
उसमें से 4 आदमी वर्किंग कंडीशन में काम करने लायक हैं और उनके पास 20 बीघे ज़मीन है। तो अगर वो चाहें तो 20 बीघे ज़मीन में से एक आदमी खेती कर ले और बाकी के 3 आदमी जो हैं कोई और काम कर ले, लेकिन वो चारों के चारों आदमी उसी में लगे रहते हैं और लगता है कि सारे के सारे काम पर लगे हुए हैं। एक सुबह को जाकर चारा लेकर आ रहा है, एक खेत की जुताई करवा रहा है, एक उसमें बीज डलवा रहा है, मतलब अलग अलग कामों में लगे हुए रहते हैं। तो लगता है कि सारे के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो सिर्फ एक आदमी का है, बाकी 3 आदमी की जो रोजगार है वो छुपी हुई बेरोजगारी है। वर्षा पर निर्भरता। बच्चों मैं आपसे बता दूं, हमारे देश में आज भी जबकि सिंचाई के लिए ट्वेल नहरें और सरकार द्वारा भी काफ़ी कुछ प्रयास किए गए हैं, उस सब के बावजूद भी हमारा देश आज भी वर्षा पर खेती के लिए निर्भर है। इसके अलावा निर्वाह खेती। बच्चों मैं आपसे बता दूं, हमारे देश में कृषि की विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि ज़्यादातर लोग जो है निर्वाह कृषि करते हैं। और निर्वाह कृषि करने का मतलब है अपनी जीविका चलाने के लिए उतना ही गेहूं पैदा करना, उतना ही चावल पैदा करना जितना उनके और उनके परिवार की आवश्यकता है। इसके अलावा बच्चों आधुनिक आगतों के अभाव। बच्चों जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका अभाव भी हमारे यहाँ मौजूद है। फिर लघु जोत। बच्चों छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे खेतों में कोई भी व्यक्ति टेक्निकली सुधार करने से डरता है, क्योंकि उसे टेक्निकल सुधार करेगा तो उसे काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा। उसके अलावा भूस्वामी और काश्तकारों के संघर्ष। बच्चों अभी भी है ना, भूस्वामी यानी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के बावजूद भी खेतों में जो जिन लोगों के पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं तो वो अपनी ज़मीनों को लोगों को ठेके पर दे देते हैं। तब वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ठेका वसूल करते हैं, जिससे कि जो ठेके पर काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे बहुत कम लाभ मिल पाता है, जिससे कि वो उस ज़मीन पर सुधार करने की कोशिश करता है। पिछड़ी हुई तकनीकी। बच्चों हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है अभी भी वो पिछड़ी हुई है। कृषिगत सुधारों से क्या अभिप्राय है? ऐसे कौन से सुधार हैं जिन्हें हम कृषिगत सुधार कहते हैं? कृषि की तकनीक में सुधार, कृषि में भूमि सुधार से, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। कृषिगत सुधार के अंतर्गत कृषि में भूमि सुधार से है, कृषि में तकनीकी सुधार से है। बच्चों सरकार ने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास भी किए हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बच्चों आपने साइंस की क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था कि ज़मीन का जब pH लेवल बढ़ जाता है तो उसमें चूना डाला जाता है। अब किसान को, हमारे यहाँ पर अनपढ़ किसान है, उसे पता नहीं है कि भाई इसमें करना क्या है। और जबकि साइंटिस्ट जो हमारे देश के कृषि साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए जो है ये फैसिलिटी दे रखी है। आप किसी भी कृषि केंद्र पर जाइए, अपनी ज़मीन का pH लेवल बताइए, वो आपको बता देंगे इस खेत में कौन सी फसल बोनी है, ठीक है। या फिर अगर आप दूसरी फसल बोना चाहते हैं तो इसमें कितना चूना डालिए या क्या करना है वो सब आपको बता देते हैं कि इस खेत में कौन सी फसल अच्छी पैदा होगी, ठीक है। कृषि में भूमि सुधार से है। बच्चों कृषि में भूमि सुधार से है, वो मैं बता रहा हूँ कि जो ज़मीन की गुणवत्ता है उसका पता चल जाता है। अब लघु जोतों से क्या हानि है? बच्चों ए कृषि का यंत्रीकरण कठिन हो गया है, बी उद्यम के स्थान पर निर्वाह का स्रोत बनी हुई है, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों जो छोटे छोटे खेत हैं इसके कारण कृषि का यंत्रीकरण कठिन हो गया है। किसी के 2 बीघे ज़मीन है, किसी के 5 बीघे ज़मीन है, किसी के 8 बीघे ज़मीन है, किसी के 1 बीघे ज़मीन है। ऐसे में कृषि का यंत्रीकरण कैसे हो? ट्रैक्टर मशीनों का इस्तेमाल वो कर ही नहीं सकता क्योंकि छोटे किसान हैं। इसके अब उद्यम के स्थान पर कृषि को उद्यम बनाया जाए, व्यापार बनाया जाए, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कराया जाए, इसके स्थान पर लोग जो हैं निर्वाह कृषि का स्रोत बना लिया है। वो लोग अपनी जीविका के लिए, पता चलता है किसी के पास 4 बीघे खेत है तो वो क्या करता है, अपने जानवर के लिए चारा बो लेता है, जब गेहूं का सीजन आता है तो उसमें गेहूं और सरसों बो लेता है। तो अब वो एक उद्यम बनता, उसके स्थान पर वो निर्वाह का स्रोत बन गया। निम्न में से कौन सा भारत में कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सिंचाई का अभाव, वर्षा पर निर्भरता, तकनीक, पिछड़ी हुई तकनीकी, डी सहकारी साख समितियों द्वारा साख की उपलब्धता। बच्चों सही आंसर है इसका डी। बच्चों हमारे यहाँ ये समस्या पिछड़ेपन का कारण नहीं है। देखिएगा सबसे पहली बात ये, सरकारी साख अगर उपलब्ध होगी तो कृषि पिछड़ेगी नहीं, और जो पिछड़े हुए के कारण है वो सिंचाई का अभाव है। मैं बता रहा था आपसे कि हमारे यहाँ पर देश में बहुत ज़्यादा वर्षा पर डिपेंडेबिलिटी है, वर्षा पर निर्भर होना और टेक्नोलॉजी का पिछड़ा हुआ होना। निम्न में से भारतीय कृषि की समस्या कौन सी है? ए सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव,
बी परंपरागत दृष्टिकोण, सी वित्त की उपलब्धता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी वित्त की उपलब्धता। बच्चों भारतीय कृषि की समस्याओं में देखिएगा बच्चों, सिंचाई के स्थायी साधनों का हमारे देश में अभाव है। दूसरा परंपरागत दृष्टिकोण है, लोग जो है परंपरागत दृष्टिकोण से ही देखते हैं, जिनके 4 बीघे जमीन है, अगर वो किसी दूसरे को ठेके पे दे दे कि भाई तू इस खेत को बोले और मैं कोई और काम कर लूंगा, लेकिन नहीं, परंपरागत दृष्टिकोण ये है कि भाई हम तो किसान हैं और खेती से जुड़े हुए हैं, खेती ही करेंगे। वित्त की उपलब्धता, बच्चों हमारे यहाँ पर जो है वित्त की उपलब्धता कम है, अगर वित्त की उपलब्धता अधिक होती तो किसान जो है डेवलप हो चुका होता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं? छोटे तथा बिखरे जोतें, जोतों का मतलब है खेत, शोषक कृषक संबंध, सी व्यवस्थित वितरण प्रणाली का अभाव, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका डी उपरोक्त तीनों। बच्चों हमारे यहाँ पर जो खेतों की समस्या है वो यही है, छोटे और बिखरे हुए खेत हैं, कृषकों के साथ जो व्यापारियों का, साहूकारों का, शोषक का वो है, और उसमें क्या होता है, किसान जो साहूकार से पैसा ब्याज पे ले लेता है, 6-7 महीने बाद जब वो उस पैसे को लौटाने जाता है तो 3% से 5% से कम पे तो वो ब्याज पे पैसा ही नहीं देता। तो पता चलता है कि अगर उसने 100 रुपये लिए और चक्रवृद्धि ब्याज वैसे होता तो 5% से भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो पता चला 1,000 रुपये ले लिए, 10 महीने में उसने लौटाए तो 1,000 पे 50 रुपये बढ़ गए उस पर ब्याज पे। तो जो कृषि में उसे मुनाफा हुआ वो मुनाफा जो है वो बनिया खा जाता है, साहूकार खा जाता है। अब बच्चों व्यवस्थित वितरण प्रणाली का भी अभाव है, उस किसान की फसल जब मार्केट में आती है उस टाइम पे मार्केट में रेट सस्ते हो जाते हैं, जिसके कारण उसे खास मुनाफा नहीं मिल पाता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जोतों की चकबंदी से क्या अभिप्राय है? ए बिखरी जोतों को एक जोत में परिवर्तन, सरकार द्वारा छोटी छोटी जोतों का अधिग्रहण, सी उच्च उत्पादन के लिए आगतों का प्रावधान, और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है बच्चों ए बिखरी जोतों को एक जोत में परिवर्तन करना। बच्चों किसी किसान के 4 खेत हैं, एक खेत किसी जगह, एक किसी जगह, एक किसी जगह, एक किसी जगह, तो ऐसे में क्या होगा, अलग अलग जगह पे होने के कारण सरकार उन्हें जो है, मतलब अगर चारों पे 12 लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए, है ना। तो इसलिए सरकार ने क्या काम किया, सभी खेतों की चकबंदी कर दी और उनके ज़्यादातर खेतों को जो नज़दीक के खेत से उनमें चेंज करके उनके खेतों को एक जगह पर ला दिया, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। निम्न में से कौन सी तकनीकी सुधार नहीं है? अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, बी रासायनिक खाद का प्रयोग, सी सहकारी खेती, डी फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। बच्चों सही आंसर है सी सहकारी खेती। बच्चों ये बाकी जो सुधार हैं, जैसे अधिक उपज देने वाले जो सीड हैं उनका प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग, ये तीनों के तीनों तकनीकी सुधार हैं जो कृषि क्षेत्र में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, समर्थन कीमत नीति ध्यान केंद्रित करती है? ए कृषि उत्पादन में निम्न मूल्य की स्थिरता पर, बी कृषि उत्पादों के उच्च मूल्य पर, सी कृषि में से आय पर, डी ए और सी। बच्चों सही आंसर है डी ए और सी। बच्चों समर्थन कीमत नीति, बच्चों अभी सरकार ने एक कानून लाए थे, उसके कारण समर्थन कृषि नीति जो थी, मूल्य नीति थी, उसको हटाने के बाद और सरकारी मंडियों के खात्मे की बात चल रही है, जिसके कारण दिल्ली सिंगूर बॉर्डर पर किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, सरकार ये बात तय करती थी, अगर किसी वजह से आपकी फसल मतलब इस रेट पर, कम से कम इस रेट पर कोई नहीं खरीद देगा तो उस फसल को हम आपसे खरीद लेंगे। तो इसमें किसान जो है उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होता था और उसे लगता था कि अगर मेरी फसल इस रेट से कहीं ज़्यादा गई तो मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ, लेकिन अगर इससे कम मूल्य पर बिकती है तो मैं सरकार को बेच दूंगा। और बच्चों इससे कृषि आय में वृद्धि होती है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। निम्न में से तकनीकी सुधार कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक खेती प्रबंधन, खेती की यंत्रीकरण के साधन, सी फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या हुआ है,
परती छोड़ने में वृद्धि हुई है। परती का मतलब है खाली जगह छोड़ना। किसान क्या करते थे, अपनी जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते थे, जिससे कि उसकी उर्वरा क्षमता यानी कि उत्पादन की क्षमता दोबारा से बढ़ जाए, क्योंकि लगातार जब किसी खेत का इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। बी, परती छोड़ने में कमी होती है। कृषि के अंतर्गत सकल क्षेत्र में वृद्धि होती है। डी, उपरोक्त बी और सी। बच्चों इसका सही आंसर है बी और सी, दोनों सही हैं। देखिएगा, जब बच्चों रासायनिकों का प्रयोग हुआ है तब से प्रति छोड़ने की जो प्रथा थी वो कम हो गई है। और जब बच्चों प्रति छोड़ने की प्रथा कम होगी तो जो कृषि से संबंधित सकल क्षेत्र है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी वजह से कोई किसान 10 बीघे खेत प्रति छोड़ रहा था, अब वो उसमें भी खेती कर रहा है, तो जो उसका सकल क्षेत्र है वो बढ़ गया। बच्चों शुद्ध क्षेत्र का मतलब है वर्तमान कृषि क्षेत्र में वृद्धि, और सकल का मतलब है जो वर्तमान में जिस क्षेत्र में कृषि हो रही है उसमें ही वृद्धि हो जाए, मतलब वो अपने आप में बढ़ जाए। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास 100 बीघे खेत है और 10 बीघे पड़ती छोड़ रहे थे, तो खेत तो 100 ही बीघे हैं, लेकिन खेती कितने में हो रही थी, 90 बीघे में हो रही थी। रासायनिक खाद के प्रयोग से क्या हुआ, उस 100 बीघे जमीन पे ही खेती होने लगी। और शुद्ध का मतलब क्या है, 100 बीघे है, पहाड़ तोड़कर कल्लर को सही करके या किसी और साधन से 20 बीघे जमीन या 20 बीघे खेत और बढ़ जाता है, तो बच्चों इसे शुद्ध वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृषि कृषि संबंधी सुधारों में संस्थागत सुधार निम्न में से कौन कौन से हैं। संस्थागत सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन, लगान का नियमन, भूमि की उच्चतम सीमा और तकनीक की सीमा अधिक के भूमि का पुनर्वितरण। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों उपरोक्त तीनों, डी। बच्चों सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, जिससे मध्यस्थ जो थे वो खत्म होगी। लगान का नियमन किया, कृषि पर या तो लगान है ही नहीं या कुछ चुनिंदा फसलों पर ही लगान है। लगान मतलब टैक्स। इसके अलावा भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई है कि अगर इससे ज़्यादा ज़मीन होगी तो उसे सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया, और उसे कब्जे में करने के बाद में उसे लोगों पर पुनः वितरण कर दिया। जैसे ज़मींदारों के पास 500, 700 बीघे ज़मीन थी, उनके पास एक लिमिट में ज़मीन छोड़ी और उसके बाद सारी ज़मीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, और उस गांव में मौजूद ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन लोगों में ज़मीन बांट दी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फसलों को मुख्य तौर पर किन भागों में बांट सकते हैं। ए, खाद्यान्न फसलें, बी, गैर खाद्यान्न फसलें, सी, उपरोक्त दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों हम फसलों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, खाद्यान्न फसलें, सी आंसर सही है, और गैर खाद्यान्न फसलें। जो बच्चों खाद्यान्न फसलें हैं उनमें गेहूं, चावल, दाल, टमाटर, मिर्च ये सब हैं, और गैर खाद्यान्न फसलों में पटसन है, जूट है, कपास है, ये जो गैर खाद्यान्न फसलें हैं, नील है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृषि संबंधी सामान्य सुधार निम्न में से कौन कौन से हैं। ए, सिंचाई सुविधा का विस्तार, बी, साख प्रबंधन तथा कीमत समर्थन नीति, सी, नियंत्रित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों कृषि में सामान्य सुधार यही है कि सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाए, साख प्रबंधन किया जाए, साख प्रबंधन है किसानों के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा कीमत समर्थन नीति के बारे में मैंने ऊपर बताया कि एक निश्चित कीमत रख देनी चाहिए कम से कम, कि अगर कोई नहीं खरीदता है तो किसान की फसल इस कीमत पर हम खरीद लेंगे। इसके अलावा नियंत्रित बाजार और सहकारी विपणन समिति बनाई जानी चाहिए। जगह जगह पर सरकारी मंडी खोल ली जानी चाहिए, जहां पर किसान फसल अपनी आसानी से और सही रेट पर बेच सके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरित क्रांति शब्द से आप क्या समझते हैं। दूध से संबंधित, फसलों के भारी वृद्धि से संबंधित, मछली उत्पादन से संबंधित, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी, फसलों के भारी वृद्धि से संबंधित है हरित क्रांति। अब बच्चों मैं आपसे बता दूं, सफेद क्रांति दूध से संबंधित है और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में हरित क्रांति के कितने चरण से गुजर चुका है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बच्चों इसका सही आंसर है ए 2। भारत हरित क्रांति के 2 चरणों से गुजरा है। इन 2 चरणों में पहला 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक,
और इसका प्रसार रहा। इसमें चावल गेहूं को उगाने और उनसे संबंधित सुविधाएं दी गई। दूसरा जो 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक रहा। और बच्चों, भारत के सभी क्षेत्रों में इसका समान प्रभाव नहीं पड़ा। जिन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ वो पंजाब, हरियाणा का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन्हीं क्षेत्रों को इसका ज़्यादा फायदा मिला। बिहार, उसके अलावा आंध्र प्रदेश जैसे इलाके इसके लाभ से बच गए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 20वां क्वेश्चन, हरित क्रांति द्वारा सुधार से क्या फायदा हुआ? फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि, खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो आते हैं, निर्वाह खेती से व्यापारी खेती की तरफ लोगों का परिवर्तन हुआ। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, हरित क्रांति से फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई है और कृषि के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई है। और जो निर्वाह खेती थी, लोग उसकी जगह अब व्यापारिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और वस्तुओं का अधिक पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, जिसके कारण अपनी जीविका के साथ साथ मार्केट के लिए भी फसल उत्पादित कर रहे हैं। अगला इसी से संबंधित है, किसानों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। पहले किसान ये सोचते थे कि कृषि जो है केवल निर्वाह का साधन मात्र है, लेकिन अब किसान सोचने लगे कि ये तो उद्यम है। लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी लगाकर फसल का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई है। हमें पता है कि भारत पहले जो है कृषि उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर था। आपको पता है कि 65 की जंग में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत ने पाकिस्तान का काफ़ी इलाका अपने अंडर में ले रखा था, ऐसे में अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि अगर आप जो हैं भारतीय सेना वापस नहीं हटाते तो हम आपको कृषि संबंधी उत्पाद नहीं देंगे, खाद्यान्न संबंधी उत्पाद नहीं देंगे। भारत के सामने मजबूरी थी कि अगर उसे कृषि उत्पाद नहीं मिलेंगे तो भारत की जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या भुखमरी का शिकार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की कुछ सीमाएं हैं। क्या लिमिटेशन रही है हरित क्रांति की? सीमित फसलें, बी सीमित कृषि आबादी, सी आर्थिक विषमता, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों हरित क्रांति की कुछ सीमाएं भी रही हैं। एक तो सीमित फसलें, क्योंकि इसके में जो है हरित क्रांति में कुछ ही फसलों को लिया गया था। इसके अलावा सीमित कृषि आबादी, भारत की पूरी आबादी पर इसका असर नहीं पड़ा, कुछ ही इलाकों में इसमें वृद्धि हुई है। और इससे बच्चों आर्थिक विषमता भी फैली है। जो फार्मर बड़े फार्मर थे उनकी स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी और जो छोटे फार्मर थे उनकी स्थिति कमज़ोर की कमज़ोर बनी रही, बल्कि और कमज़ोर होगी। बच्चों उम्मीद है मुझे ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। असल में मैं चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराता हूँ, एक्सप्लेन कराता हूँ, जिसके कारण वीडियो बड़ा हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।